हेलो बच्चों, आज से हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का अंशाल्व प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। उसे हम सॉल्व करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। तो इस किताब में आप देख सकते हैं मॉडल पेपर वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। और फिर चलते हैं सेट पर, जहाँ से हमें सवाल को हल करना है। कहाँ है ये है पहला सेट। सेट का नाम है 324 AX। ये सेट का नाम है और ये वर्ष 2023 के लिए पहला सेट है। और इस सेट में जो प्रश्न दिया है उसमें कुछ जगह पर स्टार वगैरह का निशान भी बना हुआ है। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दूसरे का दूसरा खंड है। और फिर आगे यहाँ पे प्रश्न में आपको स्टार नज़र आ रहा होगा। थोड़ा हम ऊपर करते हैं इसको। आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ। और इस स्टार का क्या मतलब है? स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स या टॉपिक्स NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। यानी जिस पर स्टार लग गया है, अब उस टाइप के प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 में नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न दिए गए थे वर्ष 2023 में। क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको विगत वर्षों का जो अंशाल प्रश्न पत्र है उसे ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो उससे आपको प्रश्न कैसे हल करना उसका आइडिया भी मिल जाएगा। और आप एक बार प्रश्न हल करो तो आप टाइमिंग भी देखो कि दिए गए टाइम में आप कितने अंकों तक स्कोर कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला प्रश्न है, थोड़ा अंदर है, ये किताब में दब गया है, पहला ही है, ठीक है, वैकल्पिक है। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये एक एक अंक का वैकल्पिक प्रश्न है। इसे लगाना नहीं होता है, इसे केवल आपको प्रश्न को लिख के और फिर उसका कौन सा खंड सही है केवल उन्हें ही लिखना होता है। तो पहले का पहला प्रश्न, अवकल समीकरण d² इक्वल है y प्लस dy/dx पूरे पर पावर है 1/5 का। तो इसमें घात पूछा है और ये हर वर्ष एक नंबर में आता है। या तो घात पूछा जाता है या तो कोटि पूछा जाता है। और ये घात और कोटि का लफड़ा हमने डिफरेंशियल वाला जो टॉपिक है उसमें क्लियर कर दिया है। जितने भी टाइप के नमूने होते हैं हमने सबको वहाँ पे निपटाया है। d²y/dx² इक्वल है y प्लस dy/dx और इस पूरे पर पावर है 1/5। हमें इसमें बताना है घात यानी पावर। तो जब भी आपको डिफरेंशियल में पावर या ऑर्डर बताना हो तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पावर भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इसमें 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब 5 पावर में 5 से गुणा करेंगे तो ये 1/5 गायब हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d²y/dx² और इस पूरे पर पावर 5 कर देते हैं और इधर हो जाएगा y प्लस dy/dx और इधर बनेगा 1। यानी इसका ये पावर हो गया ख़त्म। यहाँ पे 1 आया और नीचे से भिन्न इसके गायब हो गई, यानी जो हर था यहाँ पे। अब आपका सवाल ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना रहेगा पावर इसकी क्या है। तो जो सबसे बड़ी ऑर्डर होती है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया जाता है, जैसे dy/dx का मतलब है y का एक बार अवकलन किए हैं x के सापेक्ष। और d² जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमने जो x का अवकलन किया है, x के सापेक्ष जो अवकलन किया y का, वो 2 बार किया है। तो मैक्सिमम जो हम अवकलन करते हैं उसके ऊपर की जो पावर बनती है वही होती है घात। तो ये एक ही बार में है और ये 2 बार में है और उससे अधिक बार अभी अवकलन नहीं दिख रहा है। तो इस पे जो मैक्सिमम पावर है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए घात इसमें कितनी होगी, 5। देखते हैं अपने ऑप्शन में 5 कहाँ है। ये देख सकते हैं, इसका दूसरा वाला खंड है जिसमें 5 ऑप्शन में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंटीग्रेशन करना है cos² x dx का मान बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos² dx की वैल्यू क्या होगी इसमें से।
तो पहले कर लेते हैं फिर मिला लेंगे। पहले का दूसरा खंड। प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस cos स्क्वायर में जो ये पावर दिया है 2, इसको हटा के इसके ऊपर सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तरीका क्या है कन्वर्ट करने का, तरीका यह है कि cos 2x की जो वैल्यू होती है वो होता 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी के आधार पर हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू बनाएंगे तो हमें मिलेगा cos 2x प्लस 1/2 और इधर मिलेगा cos स्क्वायर एक्स। ये जो पक्षांतर वाला हिसाब किताब होता है उसी के आधार पर हमने किया। -1 को इस तरफ प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड, इसको इसकी जगह पर रख देंगे तो ये होगा cos 2x प्लस 1/2 और dx। अब यहाँ पे जो 2 है यह कांस्टेंट है तो इसको बाहर करेंगे 1/2 बना के और समाकलन करेंगे हम cos 2x dx का और समाकलन करेंगे 1 dx का और इसके आगे भी 1/2 लगा देते हैं। अब जवाब में क्या आएगा, अगर आपको अवकलन पता है तो आप समाकलन कर सकते हो। जैसे कास का अवकलन साइन होता है तो साइन का समाकलन कास होगा, ऐसे ही साइन का अवकलन कास होता है तो कास का समाकलन साइन होगा। बस सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपको अवकलन पता है तो आप समाकलन कर सकते हो। जैसे साइन का अवकलन करते हैं तो कास में आता है, तो सेम हम कास का जब समाकलन करेंगे तो साइन में आएगा। तो वही बात यहाँ है, यहाँ पे cos 2x का जब समाकलन करेंगे तो आएगा sin 2x। लेकिन यहाँ ध्यान देना, आपको 2x के अवकलन से डिवाइड करना पड़ेगा तो नीचे 2 आएगा प्लस 1/2 और dx का समाकलन होगा x प्लस यहाँ पे कोई हम समाकलन स्थिरांक डाल सकते हैं। जवाब में आएगा 1/4 sin 2x प्लस x/2 प्लस c। आइए देखते हैं कि नहीं ये ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देखिए x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, पहला ही ऑप्शन है। किताब में आगे पीछे है, यहाँ पे x/2 पहले लिखा हमने, इसमें बाद में लिखा और 1/4 sin 2x यहाँ और c। इसकी जगह c1 c2 c3 कुछ भी कोई भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो ये है पहला ऑप्शन, ये इसका ऑप्शन हुआ करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा खंड। सदिशों 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण बताओ। ये दो चीज़ दिए हुए हैं, थोड़ा आगे पहले खिसकाते हैं इसको और जगह बनाते हैं। पहले का तीसरा खंड है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। एक ये वेक्टर है और एक वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कहा है इसके बीच का कोण ज्ञात करो। तो बीच का कोण निकालने के लिए आप चाहे तो इनका अदिश गुणा करा दो या फिर सदिश गुणा करा दो। मान लो हम इसे कह देते हैं एक ए वेक्टर और इसे मान लेते हैं बी वेक्टर। आपको इसके बीच का कोण निकालना, तो चाहे आप ए क्रॉस बी के थ्रू निकालो या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के थ्रू निकालो, दोनों में मतलब जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इसको डॉट के तरफ से निकालते हैं, अदिश गुणा करेंगे। हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। ऐसे लिख देना। अब डॉट गुणा में क्या करना, आई का आई में, जे का जे में, के का के में गुणा करते हैं, बस सिंपल। 2 का गुणा 3 में 6, जे के आगे 1 है, यहाँ ऋण 2 गुणा करेंगे ऋण 2 आएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 6 3 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7। ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान। अब उसके बाद निकालना है आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ में बी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनके ए के जो आई जे के हैं इनके गुणांकों का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ 2 है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 है उसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। तो गुणा करने पर मेरे ख्याल से 13 आएगा पूरा जोड़ ओड़ के। 3 का वर्ग 9 और इसका 2 का वर्ग 4, 9 4 13 14, सॉरी 14 ये हो गया। फिर निकालेंगे हम बी वेक्टर। अब बी वेक्टर में इसके गुणांक लेने हैं, आप चाहे चिन्ह लो या मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो फिर से वही आया, देखो इसमें भी 3 1 2 था, तो ये भी हो गया 14 दोनों। अब सूत्र लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कास थीटा। सारी वैल्यू रख दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 7 मॉड ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, फिर कास थीटा। दोनों में एक ही अंक है तो इसको लिख सकते हैं रूट से बाहर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा कास थीटा इक्वल 7/14 यानी आधा। और आधा कितने की वैल्यू है कास में, कम से कम वाली वैल्यू ये है π/3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हो कि थीटा इक्वल π/3 या फिर 60 अंश, जो आपको अच्छा लगे। आइए निपटाते हैं इनको, देखते हैं कि नहीं। चलिए अपने ऑप्शन भर, पहला ऑप्शन 90 है, दूसरा 60, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ 3 तक का खंड हो गया। अभी आगे का खंड हम लगाएंगे। अगर आपको इन्हें उतारना तो आप उतार सकते हैं। पहले का चौथा खंड, यदि दो परिमित समुच्चयों ए और बी में क्रमशः यम और यन अवयव हैं तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बतानी है। दो समुच्चय हैं, दो के दोनों परिमित हैं और ए में यम अवयव हैं और बी में यन अवयव हैं, तो उनमें कुल संबंधों की संख्या। तो ये एक फार्मूला ही है जो इसका ऑप्शन है। जो भी अवयव हो उनका गुणा कर दो और उसको 2 के ऊपर पावर के रूप में लिख दो, जो आएगा उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है पहले का 5वां खंड, यदि ए 1 2 3 है और बी 2 3 4 तो निम्न में से ए से बी में संबंध, ए से बी में फलन, ये बताना है। तो इसमें सिंपल आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक ही वैल्यू पर डबल आंसर ना आए, बस उतना ही ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन में देखो, एक को 2 से भी कनेक्ट कर दिया, एक को 3 से भी कनेक्ट कर दिया, मतलब ये नामुमकिन है। एक का 2 से और एक का, इधर की एक वैल्यू इधर के 2 से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात। इधर की एक, इधर से 1 से कनेक्ट होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, पहले को 3 से जोड़ा है, दूसरे को 4 से जोड़ा है, तो यही सही दिख रहा है सवाल के हिसाब से। और जो तीसरा ऑप्शन है, एक को 3 से कनेक्ट किया है और 3 को भी 3 से कनेक्ट कर दिया है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। वैसे आप इसको पूरा मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से दूसरा इसका सही होना चाहिए। और अगला सवाल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे तो ऑप्शनल ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है प्रश्न का। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल x³ - 3 यदि x लेसर इक्वल 2 पर और x³ + 1 यहाँ x > 2 है, तो कहा x = 2 पर सतत फलन है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो आइए छापते हैं पहले सवाल को। दूसरे का पहला खंड, एफ एक्स इक्वल x³ - 3 और है x² + 1। ये पहले वाले में कंडीशन है लेसर इक्वल 2 और दूसरे वाले में है x > 2 और हमें चेक करना है x = 2 पर, इसमें बताना। तो सबसे पहले आपको जब सतत चेक करनी हो तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तरीका क्या है लिमिट चेक करने का? सबसे आसान, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे x - h। ये ध्यान देना बस, h टेंड्स टू 0 और x - h कर देना। अभी हम यहाँ पे बताएंगे इसकी जगह आपको क्या रखना है। चाहे तो आप x लिखो या तो a भी लिखते हैं, लेकिन x - h सबसे अच्छा है। जब लेफ्ट हैंड हो तो घटा दो और राइट हैंड होगा तो जोड़ना है।
चलो आगे इसको बढ़ाते हैं सवाल को। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अग्रसर है, लिमिट टेंड्स का मतलब यानी h की वैल्यू लगभग 0 है। हमने इतना इसमें थोड़ा अंतर किया तो हो जाएगा f x माइनस h। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे हमें x ऋण h यूज करना था, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न में दिया x इक्वल टू है तो 2 से कम आएंगे, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जिसमें x की वैल्यू 2 से नीचे है, और ये है जब x प्लस एच करेंगे यानी 2 से आगे जाएंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर यहाँ पे 2 माइनस एच लिख सकते हो, या तो यहाँ पे एक बार x माइनस एच लिख लो। तो x माइनस एच वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 3, जो लिखा है उसकी जगह लिखेंगे x माइनस एच का क्यूब माइनस 3। हमने x की जगह पे x माइनस एच कर दिया, तो हमारा सवाल ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम अपने सवाल में x की जगह पे ये रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हम 2 पर चेक करना चाहते हैं। तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी इसकी, ये बनेगा x की जगह पे 2 तो 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, और लिमिट रहेगा h टेंड्स टू 0। इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब है तो पहले वाले का क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा, और h का क्यूब h क्यूब बनेगा माइनस 3a² भी, और 3ab स्क्वायर होता है तो चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3ab 3 दूनी 6 6h, और कोष्ठक में 2 माइनस h, ये बन जाएगा, और माइनस में 3। अब यहाँ पे आप लिमिट को एग्जिस्ट इसके अंदर कर दो, यानी h की वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो आप h की वैल्यू रखोगे जैसे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2 पावर 8 माइनस 3, 8 नहीं सॉरी केवल 8 आएगा, 2 का क्यूब यानी केवल 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 ऋण 3 बराबर बचेगा 5। अब निकाल के देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है सेम ऐसे ही लिखना है h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिख दोगे x प्लस एच। लेफ्ट हैंड में घटाना है और राइट हैंड में जोड़ना है बस। तो अब अपने फंक्शन में देखो, हमने जोड़ा जब तो 2 में भी कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन, यानी हमें ये वाला लेना है। तो इसमें x की जगह पे हम x प्लस एच रख लेते हैं, तो बनेगा h टेंड्स टू 0, x की जगह पे x प्लस एच, तो हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस पे 1। तो अब इसमें x की जगह पे हमें 2 रखना है, तो 2 रख के देते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। चाहे तो यहीं पे h का मान 0 रख दो, या तो इसको प्रसार करो। अगर यहीं पे रखोगे h का मान 0 तो गायब हो जाएगा, 2 का स्क्वायर धन 1, यानी सिंपल जवाब में आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लिमिट की बाईं पक्ष का जो सीमा है और जो दाईं पक्ष का सीमा है, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर हो जाए, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो समझ लो कि फंक्शन कंटिन्यू है, सतत है, कहीं से फलन वो टूटा नहीं है जहाँ पे आप चेक करना चाहते हो। उसके आगे ब्रेक है कि नहीं नहीं पता, लेकिन वहाँ पे फंक्शन बिल्कुल ब्रेक नहीं, कंटिन्यू है। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है दूसरे का दूसरा खंड। वक्रों के परिवार y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी में a और b स्वयं अचर हैं, तो अवकल समीकरण ज्ञात करो। हालांकि इस पे स्टार लग गया है, ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आपको इसे लगाना है तो सिंपल ये बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जितनी बार अचर रहेगा उतनी बार आपको इसका अवकलन कर देना है, वो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। वैसे तो आना नहीं है इस साल किसी भी कीमत पर, लेकिन अगर आएगा तो आपको यही ध्यान देना है कि जितना अचर उतनी बार अवकलन। तो आइए देखते हैं सवाल क्या था। दूसरे का, थोड़ा नीचे आओ, दूसरे का दूसरा खंड। प्रश्न में है y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी। इसमें कहा है a और b अचर है, ए बी अचर, वो भी स्वयं अचर है, तो जितनी अचर उतनी बार अवकलन, बस बात खत्म। 2 बार अवकलन करेंगे, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष
चाहे एक्स के चाहे वाई के, जिसकी मर्जी उसके कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और वाई के सापेक्ष करेंगे तो कुछ और आएगा, यानी यहाँ एक आएगा, बाकी इधर जो भी होना होगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है और साइन का अवकलन होता है कास, तो हो जाएगा कास एक्स प्लस बी, और x प्लस बी का रिटर्न आपको करना पड़ेगा डिफरेंशियल, तो x का 1 होगा और b का हो जाएगा 0, इससे इसमें गुणा बनेगा, तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल बनेगा a cos x प्लस बी, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर से इसका रिटर्न डिफरेंशियल करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी दूसरी बार अवकलन हो रहा है। ए कांस्टेंट, कास का अवकलन माइनस में आता है तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स प्लस बी, और x प्लस बी का रिटर्न करेंगे तो x का 1 आएगा और b का आएगा 0, तो फिर से जवाब में आएगा माइनस में a साइन एक्स प्लस बी, हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 2। ये होगा, तो चाहे आप इसी को उत्तर लिख दो, या तो आपको पता है, क्या पता है कि ए साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू वाई होती है, तो चाहे तो आप इसकी जगह पे वाई लिख दो, सिंपल। मतलब चाहे तो आप इसको लिख सकते हो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस में वाई, या फिर लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब, आप इसे लगा भी सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरे का तीसरा खंड, सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल f2 इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 2 के लिए fx की वैल्यू आएगी x माइनस 1 द्वारा परिभाषित है, तो दिखाओ कि फलन जो है वो इस प्रकार से सच दैट n टेंस टू n, यानी कोई नेचुरल नंबर है, दिखाना है कि वो आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है, यानी एक से कनेक्टेड नहीं है। तो यही वाला सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी किताब में उदाहरण भी है, आप इसको लगा सकते हो, और हमने इसको पिछले सेट में लगा दिया है, जो पीछे का सेट है, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। नहीं तो हर बार वीडियो बड़ा होता जाता है, तो जो प्रश्न रिपीटेड है हम उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा या फिर आपको वो प्रश्न का वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे, हम आपको इस प्रश्न का सलूशन भेज देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरे का चौथा खंड। दिया हुआ 2PA इक्वल PB इक्वल 5/13, जो दिया है पहले इसको छापते हैं। तो ये दिया हुआ है दूसरे का चौथा खंड, 2PA जो कि प्रोबेबिलिटी है, उम्मीद जिसे बोलते हैं, उम्मीद की किरण, ये 5/13 ये एक दिया हुआ है, और A/B दिया हुआ है 2/5, तो निकालना है PA यूनियन B, इसकी वैल्यूआँ बतानी है क्या होंगी। तो सबसे पहले यहाँ से PA की वैल्यू निकालते हैं, जब दोनों 5/13 है तो यहाँ से PA की वैल्यू क्या बनेगी 5/26 सिंपल, और PB की वैल्यू क्या बन गई, वो तो 5/13 है ही। हमें PA PB मिल गया, हमें यूनियन निकालना है। अब यूनियन का तो कोई वैसे तरीका है नहीं निकालने का, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इंटरसेक्शन। वैसे तो नंबर अगर यूनियन में होता तो निकाल लेते, लेकिन बिना इंटरसेक्शन के इसका भी कुछ हला भला नहीं होना है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है PA/B इक्वल PA इंटरसेक्शन B अपान, जो नीचे है वही नीचे लिखना, बस ये होता है सूत्र। अब इसी के सहारे से हम पहुँच जाएंगे मुजरिम तक। PA/B उसकी वैल्यू है 2/5, PA इंटरसेक्शन B नहीं जानते हैं, और PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये पता है हमें 5/13, 5 से 5 कट जाएगा, 13×2 = 26,
तो जवाब में मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिलेगा 26। यहाँ तक पहुँच गए। तो अब सूत्र इस्तेमाल करेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। पी ए की वैल्यू है 5/26 और पी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू कितनी है 26। हल करो इसको। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे 2 से गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 5 15/26 ऋण 26 26। ये यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 2/13 बनेगा। सॉरी, इसके लिए ये बनेगा 2/13 क्योंकि 13 इधर डिवाइड होगा, 13 नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, 2/13 बनेगा। तो ये जो बना है काट देते हैं, ये बनेगा 5 में पी ए की वैल्यू 5/26, इसकी वैल्यू 5/13 और इसकी बनेगी ऋण 2/13। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 5/26 धन 3/13। एलसीएम लेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 3 6 6 5 11/26। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न दूसरे का 5वां खंड। आ समीका 8x + 4 ≤ 7x + 8 को हल कीजिए। ये कितने नंबर का है? ये इतना छोटू सवाल 1 नंबर का है, तभी अच्छा है। दूसरे का 5वां खंड। सवाल हल करना है। 8x + 4 ≤ 7x + 8, इसे सॉल्व करना है। तो बस इसे सिंपल सॉल्व करो जैसे आप नॉर्मल समीकरण हल करते हो बस। तो 8x में से 7x घटाएंगे x बचेगा और 4 को दूसरी तरफ 75 करेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर, बस खलास। इससे ज़्यादा इसमें कुछ सोचा विचारी नहीं करनी है, ये इसका उत्तर हो गया। या तो आप लिख सकते हो x such that x less than 4, अगर आप लिखना चाहो तो, या फिर इसी को उत्तर लिखो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितना नंबर का सवाल है उसी आधार पर मेहनत भी करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना। तीसरे का पहला खंड। बिंदुओं 2 ऋण 5, 1 और 1 4 ऋण 6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो उस रेखा को 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तीसरे का पहला पॉइंट। सवाल है 2, ऋण 5, 1 और फिर है 1 4 और ऋण 6, इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित कर रहा है कोई 2:3 में। इधर 2 मान लेते हैं, इधर 3। तो इनका विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताना। सिंपल काम क्या है, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इसको m1 m2 कह देते हैं। इसको मान लो m1, इसको m2। तो जिधर m2 रहेगा उधर x2 वाली लाइन है, जिधर m1 उधर x1 वाला लाइन। सिंपल। तो x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2। सेम ऐसे y के लिए यहाँ y2 y1, z के लिए z2 z1। बस कहानी खत्म। तो m1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 3, x1 की जगह पे 2 और नीचे दोनों जोड़ देना है। 2 1 2, 3 2 6, 6 2 8, 8/5। ये हो गया। y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन में यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। m1 की जगह पे 2, y2 का मान 4, m2 का मान है 3 और y1 का मान है ऋण 5। 2 धन 3
2 चौको 8, 5 तिहाई 15 और 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा। और एक हो गया जेड, M1 Z2, M2 Z1, M1 प्लस M2, यानी नीचे 2 2 3 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2 3, 2 का गुणा कराना है ऋण 6 में और 3 का गुणा कराना है 1 में। 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 3 5, 12 में से 3 घटाएंगे 9 ऋण 9/5। तो लिखेंगे आगे निर्देशांक, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू और फिर z की वैल्यू। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। सिंपल ऐसे करना है। 2D में होता है, अगर 2D ज्योमेट्री होती तो केवल x और y तक सीमित रहता है। 3D ज्योमेट्री होती तो 3, यहाँ पे x y z की वैल्यू भी आएगी। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब, आप इसे छाप सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरे का दूसरा खंड। यदि a वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं a वेक्टर और b वेक्टर द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। तीसरे का दूसरा खंड, इसमें a वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप और एक है बी वेक्टर, वैल्यू है i कैप 2j कैप माइनस k कैप। कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाओं को a वेक्टर और b वेक्टर से दिखाया गया है। तो सिंपल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी दो संगत भुजाओं का सदिश गुणनफल, यही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम अलग से निकालते हैं। उसके लिए तरीका क्या है कि हम सबसे ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप और जो वेक्टर पहले लिखा है उसके गुणांकों को पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले ए लिखा तो यहाँ पे 3 ऋण 1 5 लिखा जाएगा, 3 ऋण 1 और 5। फिर हमने बी लिखा तो बी के गुणांक 1 2 ऋण 1 चिन्ह सहित। ये हुआ। अब इसका कर देना है प्रसार। प्रसार करने का तरीका क्या है, पहला हम यहाँ पे नंबर लेंगे और फिर इसके सामने जो स्तंभ है और जो पंक्ति है इसको छोड़ के यहाँ पे 4 लोग बचेंगे, तिरछा गुणा करना रहा है। ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में 1 और 2 का गुणा 5 में 10 और इधर से जाते समय चिन्ह माइनस का लगा। फिर हम जे उठाएंगे, पहले का चिन्ह प्लस तो दूसरे का माइनस लेना है। फिर ये जे के सामने का स्तंभ और इसकी पंक्ति को गायब कर दो तो यहाँ बचा 3 और ऋण 1 ऋण 3 और 1 का गुणा 5 में 5 और बीच में चिन्ह माइनस लगा देना। फिर हमें लेना है के कैप और ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब कर देंगे, 3 का गुणा 2 में 6 और इधर से जाते समय ऋण 1 और माइनस लगाएंगे तो धन 1 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, 9i कैप और 5 3 8 ये 10 हो जाएगा प्लस में और फिर यहाँ पे 6 1 7। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें निकालना है इसका मॉड वैल्यू। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए गुणांकों का स्क्वायर कर देना है रूट में। ऋण 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64 और 7 का 49। 9 4 13, 1 14 और 8 6 14 4 18 19 194। ये हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड में एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो 1/2 और इस पूरे की वैल्यू है 194। आगे लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इकाई में लिखना, जो उसकी यूनिट है वो स्क्वायर में ही आएगी और आगे सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ है नहीं, तो हम आगे केवल यहाँ पे मात्रक जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। छाप सकते हैं आप इसे। अगला प्रश्न, तीसरे का तीसरा खंड। ए की वैल्यू दिया है, अवयव बनाया हुआ है यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा cos थीटा वगैरह वगैरह। तो हमें ए क्यूब की वैल्यू कुछ प्रूफ वगैरह करनी है। तीसरे का तीसरा खंड, ए की वैल्यू अवयव में है cos थीटा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है कास थीटा। तो हमें ए क्यूब की वैल्यू कुछ प्रूफ करनी है, हम यहाँ उसको लिख नहीं रहे हैं, जो आएगा उसी को समझ लो प्रूफ करना। अभी हम आपको प्रश्न पत्र में दिखा देते हैं उसको। तो ए क्यूब निकालना है, उसके लिए तो पहले हमें ए स्क्वायर तक पहुँचना होगा, फिर तो ए क्यूब तक जा पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए का गुणा, तो इस कोष्ठक को 2 बार लिख देते, कोष्ठक नहीं आव्यूह ही है। कास थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, और है साइन थीटा कास थीटा। इसी चीज़ को एक बार और लिख लेते हैं। ये हमने इसे लिखा 2 बार। अब गुणा करने का तरीका क्या है, पहले का पंक्ति और पहले का स्तंभ दूसरे का लेना है। तो कास का गुणा कास में कास स्क्वायर थीटा, और साइन का गुणा साइन में माइनस में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई पहली पंक्ति का दूसरे के पहले स्तंभ से। तो अब फिर इसी पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। कास का गुणा साइन में कास थीटा साइन थीटा, माइनस साइन का गुणा कास में, माइनस में जो जैसा वैसे प्लस के साथ साइन का गुणा कास में साइन थीटा कास थीटा। ये हो गया। अब ये वाली पंक्ति आई और फिर से वही स्तंभ रिपीट, माइनस साइन थीटा कास थीटा, और फिर कास का साइन में माइनस में साइन थीटा कास थीटा। ये हुआ। और फिर इसको उठा के वहाँ गुणा कराएंगे, माइनस साइन का साइन में हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कास का कास में। ये सिंपल है आव्यूह का गुणा, आपको पता भी होगा क्योंकि शुरुआत में इसको आव्यूह का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाता है। जब आप आव्यूहों का व्युत्क्रम वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही आता है। तो एकदम बेसिक है ये, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए थोड़ा लंबा दिख रहा है, नहीं तो अंकों में होता तो और छोटा रहता है। तो गुणा करेंगे कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये कास 2 थीटा का सूत्र है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कास थीटा, तो ये 2 है और ये सूत्र बन जाएगा साइन 2 थीटा का। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा ये माइनस में कास 2 थीटा। ये इसका सूत्र बन जाएगा। तो अभी हमें ए क्यूब तक जाना है, तो आइए एक बार और गुणा करके देखते हैं क्या बनेगा। हमें निकालना है ए क्यूब का, यानी ए का ए में गुणा कराना, ए स्क्वायर में। तो चाहे आप ए स्क्वायर वाला पहले लिखो, चाहे इसको पहले लिखो, चाहे जिसको, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम वहाँ पे ए वाले को ही पहले लिखेंगे, कास थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा, गुणा कराएंगे कास 2 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा और माइनस में कास 2 थीटा। आइए गुणा कराते हैं। वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी, कास का गुणा कास में कास थीटा कास 2 थीटा, और साइन का गुणा माइनस में साइन के साथ, तो आएगा माइनस में साइन थीटा साइन 2 थीटा। फिर इसी पंक्ति को उठाना, यहाँ के स्तंभ पर लेकर जाना है। साइन थीटा, ये कास और साइन का गुणा होगा, कास थीटा साइन 2 थीटा, और साइन का कास में माइनस में साइन थीटा कास 2 थीटा। अब यहाँ पे आना है माइनस साइन थीटा कास 2 थीटा, और फिर कास और माइनस के साथ। यही काम यहाँ भी करना है, माइनस में साइन थीटा साइन 2 थीटा, और कास का इसमें माइनस में कास थीटा कास 2 थीटा। ये यहाँ पे हमें काम करना था। अब देखते हैं कि क्या बनाए। यहाँ पे ये देखिए चीज़ गड़बड़ हो गया, लिखते लिखते ध्यान नहीं हुआ। कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कास 2 थीटा होता है। यहाँ माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये पहला गुणा सही है। फिर यहाँ पे कास थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा, ये यहाँ पे प्लस रहेगा, और माइनस साइन कास कास ये ठीक है, माइनस साइन
और यहाँ पे ये प्लस रहेगा। एक छोटी सी चिन्ह की वजह से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं सवाल में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि कास ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो ये बन जाएगा थीटा टू थीटा मिला के कास 3 थीटा। और यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए कास ए साइन बी, जो कि साइन ए प्लस बी का सूत्र है। तो थीटा टू थीटा जोड़ के बनेगा साइन 3 थीटा। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन कास साइन, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस में साइन 3 थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि कास ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो हो जाएगा कास 3 थीटा ई क्यूब का मान। अब आइए अपने सवाल में मिला के देखते हैं कि जवाब सही आया या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ए क्यूब का मान प्रूफ करना था कास 3 थीटा, और नीचे भी कास 3 थीटा, यहाँ साइन 3 थीटा, यहाँ माइनस में साइन 3 थीटा। देखिए कास 3 थीटा, यहाँ भी 3 थीटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस में 3। तो सिंपल ये इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, जिसमें आपको 3 घात तक अवयव का गुणा करना था। आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे का चौथा खंड। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांकों को यादृच्छिक चुना जाता है। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों पूर्णांक विषम है। वही है, दोनों पूर्णांक विषम है, ये निकालना है। और इस प्रश्न को आप बहुत तरीकों से लगा सकते हो। यहाँ हम आपको एक आसान तरीका सुझाव देते हैं। सवाल है कि पूर्णांक जो दिए हैं वो पूर्णांक है 1 से 11 तक, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 11 तक के पूर्णांक आपको दिए हैं। और इसमें से कहा कि इसमें से आपको कोई 2 चुनना है, मर्जी आपकी, और उनका योगफल सम होना चाहिए। उनका योगफल सम होना चाहिए। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि 2 के दोनों विषम है। तो अब देखो, इसमें से आपको कोई 2 अंक चुन के सम लाना है। तो तरीका क्या, या तो सम को सम अंक में जोड़ दो, या तो विषम को विषम में जोड़ो। 2 ही तरीका। तो सबसे पहले हम इसमें से सम और विषम को अलग कर देते हैं। तो सम होगा 2 4 6 8 10, और जो विषम अंक है इसमें से वो होगा 1 3 5 7 9 और 11। ये हो जाएंगे इसमें से विषम अंक, और ये हो जाएंगे इसमें से सम अंक। तो सबसे पहले तो सवाल में दिया था कि 1 से 11 तक के पूर्णांक, उसमें से आपको कोई भी 2 अंक लेना था और उन्हें जोड़ के सम लाना था। तो या तो आप इनको जोड़ दो, 2 में 4 2 में 6 2 में 8, कोई भी जोड़ के आप इनको बना सकते हो। और ऐसे ही विषम को भी बना सकते हो। लेकिन अब ये कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। तो हमें इन 5 में से केवल 2 लेना है, और हमें इन 6 में से केवल 2 लेना है, क्योंकि हमें जोड़ जोड़ के दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सम संभावना है, यहाँ पे जो चांसेस बनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 5C2, मतलब कुल 5 है, उसमें से हम 2 ले सकते हैं। और जो विषम चुनने की जो संभावना बनेगी वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, उसमें से हम 2 लोगों को चुनेंगे। तो हमें 5C2 देखते हैं कितना बनेगा। 5C2 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसको लिख सकते हैं 5 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे बनेगा 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का गुणा कट जाएगा, 5 चौक को 20 का आधा 10। तो ये इसका जवाब हुआ। और 6C2 को यहीं सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 6 × 5/2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 का 5 में गुणा, 30 का आधा 2, यानी हो जाएगा ये 15, और ये हो जाएगा 10। तो सम लेने की जो संभावनाएं बनेंगी 10 बनेंगी, और विषम की 15। तो यहाँ पे जो कुल संभावना बनेगा, कुल संभावना 10 + 15, यानी बनेगा इसमें से 25। कुल संभावनाएं इसमें से आएंगी 25। लेकिन अब इस 25 में से हमें कौन सा केवल चुनना था, विषम वाला, और विषम की हैं 6 लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6C2, जिसकी कुल वैल्यू आई है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता 15/25
25, 5 3 15, 5 25 25, ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का जवाब। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान है। अभी आपको और भी तरीका 11 C2 लेना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दुनिया भर के फालतू खुराफाते हैं। सबसे बेहतर तरीका आपको ऐसे लगा लेना, जो भी आपसे पूछा जाए उसको ऊपर रख दो, टोटल जो संभावनाएं बने उनको नीचे रख दो, और जो आएगा आपका उत्तर आएगा, सिंपल। या फिर अगर आपको मान लो ये भी लगाने नहीं आता, कैसे 15 आया, कैसे 10 आया, तो आप इनको ले लो ऐसे, 2 को 4 के साथ शामिल कर लो, 2 को 6 के साथ, 2 को 8 के साथ, 2 को 10 के साथ, फिर ऐसे 4 6 4 8 4 10, फिर ऐसे 6 8 6 10, फिर 6 4 8 4, ऐसे करोगे तो आपको इसमें से कुल 10 प्रकार के मिलेंगे, और ये कुल 15 टाइप से अरेंज हो सकता है। टोटल 25 टाइप से अरेंज हो जाएंगे। हमें केवल विषम पूछा है तो विषम को ऊपर रख देंगे, टोटल वैल्यू नीचे डाल देंगे, जो आएगा उस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, जो कि आपका प्रतिबंध वाला प्रायिकता होता है। ये सिंपल लॉजिक होता है, किताब में भाषा शैली थोड़ा कठिन कर देते हैं जिससे आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन प्रायिकता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसे सीख सकते हो। हमने आपको सिखाने की कोशिश भी की है प्रोबेबिलिटी के अध्याय में। तो आज के अपने इस पार्ट में हम लोग बस यहीं तक इसका सॉल्यूशन रोकते हैं, क्योंकि आगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।